ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है यंग का दुष्सृट प्रयोग। दुष्सृट प्रयोग इसका मतलब हम बताएंगे आपको कि दुष्सृट क्या होता है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले ये एक डायग्राम बना रखा है हमने। अब इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो इसका जो नाम है टॉपिक का यंग का दुष्सृट प्रयोग, तो वैज्ञानिक थॉमस यंग ने अपने प्रयोग में सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया, लेकिन फ्रिंजों की संख्या बढ़ाने के लिए उसने सूर्य के प्रकाश के स्थान पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जैसे लेसर प्रकाश, हमने बताया था कल कि लेसर प्रकाश का उपयोग किया जा सकता है अगर फ्रिंजों की संख्या बढ़ानी है। तो फ्रिंज क्या होती है, ये सब चीज़ें हम आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे इसी में। तो यहाँ देखिए ये क्या है, स्टार से दिखाया गया। ठीक है, ये क्या है, सोर्स है, एक स्टार यहाँ दिखाया गया है, एक सोर्स है। ठीक है, और इसको हमने कह दिया एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब हमने कहा था लेसर प्रकाश। ठीक है, आगे यहाँ से ये प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें आगे चलेंगी तो यहाँ पर हमने 3 पर्दे लिए हैं। 3 पर्दे हैं और पर्दे का नाम है, पहला पर्दा है P, दूसरा पर्दा है Q और तीसरा पर्दा यहाँ पर R। ठीक है, पर्दा P है, पर्दे P में एक बीच में हमने यहाँ पर एक छिद्र कर दिया है जिसको हमने S कह दिया। S यहाँ पर एक छिद्र कर दिया। ठीक है, दूसरा पर्दा Q है, इसमें 2 छिद्र कर दिए हमने, S1 और S2। इनको हम क्या कहेंगे, द्विरेखा छिद्र कह सकते हैं, क्योंकि 2 छिद्र हैं इसलिए इनको क्या कह दिया, द्विरेखा छिद्र कह दिया। ये दोनों दुष्सृट कहलाते हैं। सृट माने छिद्र। तो यहाँ पर एक छिद्र है, इसको S1 कहा गया, एक छिद्र है S2, इसको S2 कहा गया। ये द्विरेखा छिद्र है या इसको दुष्सृट कह सकते हैं। एक लास्ट में एक पर्दा है जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप हमें प्राप्त करना है, तो यहाँ पर R पर्दा है, ये इस पर हमें व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ से ये स्टार से हमने एक सोर्स दिखाया है एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का। यहाँ से प्रकाश किरणें आगे चलती हैं और प्रकाश किरणें चलती हैं तो यहाँ पर देखें आप, एक ये यहाँ से। ठीक है, अब ये जो S है इससे समान दूरी पर S1 है और समान दूरी पर S2 है। ये दोनों समान दूरी पर है, S1 और S2 दोनों किस पर है, समान दूरी पर है। यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस उतनी है, यहाँ से भी उसकी डिस्टेंस उतनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक पर्दे में S छिद्र कर दिया। तो छिद्र कर दिया तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जब S पर आपतित होगा, S रेखा चित्र पर आपतित होगा, तो इस तरीके से गोलीय तरंगाग्र बनेगा। ये कौन सा तरंगाग्र बनेगा, गोलीय तरंगाग्र, ऊपर हमने लिख रखा है कि गोलीय तरंगाग्र बनेगा। ठीक है, यहाँ से ये जो है, यहाँ पर देख रहे हैं एक लाइन है, काली लाइन है, इसको क्या कहते हैं, सुरंग। फिर इसके बाद क्या बनता है, गर्त, फिर सुरंग, फिर गर्त, फिर सुरंग और फिर गर्त। इस तरीके से आगे बनते रहते हैं और ये सुरंग और गर्त के रूप में ये गोलीय तरंगाग्र आगे बढ़ता है। और S1 S2 जो द्विरेखा छिद्र है या दुष्सृट है, पर्दा Q है, उस S1 पर और S2 पर ये यहाँ से आपतित होता है। ये गोलीय तरंगाग्र यहाँ से S1 और S2 दोनों पर आपतित होगा और दोनों पर आपतित होने के बाद यहाँ से भी सुरंग और गर्त के रूप में, सुरंग और गर्त के रूप में गोलीय तरंगाग्र यहाँ से भी निकलेंगे S1 और S2 से। S1 S2 से निकल करके ये आगे माध्यम में बढ़ेंगे और पर्दे R पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। इसमें क्या है, यहाँ पर ये कुछ काले बिंदु दिखाए गए हैं, ये काले बिंदु हैं। यहाँ से काले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं प्रस्पंद रेखाएं, यहाँ से काले बिंदु मिलाए गए हैं ये। और यहाँ से देखें ये जो कुछ सफेद बिंदु मिलाए गए हैं, काले बिंदु है, सफेद बिंदु है, काले बिंदु है, सफेद, काले और सफेद, इस तरीके से एकांतर क्रम में बिंदु है ये। ठीक है, तो एकांतर क्रम में बिंदु होते हैं। ये जो काले बिंदु हैं इनको मिलाने वाली रेखा निष्पंद रेखा कहलाती है। निष्पंद मतलब नोड। ठीक है, निष्पंद को इंग्लिश में यहाँ लिख देते हैं निष्पंद नोड। काले बिंदुओं को इनको मिलाने वाली रेखा निष्पंद रेखा कहलाती है। और ये जो सफेद बिंदु है, गोली है सफेद, ये वाले दिखाई दे रहे हैं, इनको मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा है। प्रस्पंद, प्रस्पंद। ठीक है, ये प्रस्पंद, इसको कहते हैं एंटी नोड, एंटी नोड, इसको कहते हैं एंटी नोड। ठीक है, तो नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, नोड और एंटी नोड, इस तरीके से बनते हैं, एकांतर क्रम में बनते हैं। और ये काले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं निष्पंद रेखाएं, सफेद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं प्रस्पंद रेखाएं। ये निष्पंद रेखा, ये प्रस्पंद रेखा, ये निष्पंद, ये प्रस्पंद, ये निष्पंद और ये प्रस्पंद। तो इस पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ चमकीली और काली पट्टियां दिखाई देती हैं, कुछ चमकीली और काली पट्टियां दिखाई देती हैं, इनके साइज बराबर होते हैं। इन चमकीली और काली पट्टियों को क्रम से दीप्त एवं अदीप्त पिंज कहते हैं। यहाँ से देखिए काली बिंदु हो तो यहाँ पर एक पट्टी दिखाई देगी, उसको डी कहेंगे, डी मीन्स डार्क, डार्क फ्रिंज बनेगी। यहाँ पर एक ये देखो सफेद बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा प्रस्पंद रेखा है, तो यहाँ पर एक चमकीली रेखा बनेगी।
ये चमकीली पट्टी बनेगी, इस चमकीली पट्टी को हम क्या कहेंगे, ब्राइट। ये यहाँ पर क्या है, काली है, या डार्क, फिर ब्राइट, फिर काली, फिर ब्राइट आ जाएगी, फिर डार्क आ जाएगी, फिर ब्राइट आ जाएगी। तो देखिए बी से जो दिखाया गया ब्राइट और डी मींस डार्क, बी मींस ब्राइट और डी मींस डार्क, बी मींस ब्राइट और डी मींस डार्क और बी मींस ब्राइट। तो अब देखें बीच की जो फ्रिंज है, ये वाली फ्रिंज दिखाई दे रही है, और ये केंद्रीय फ्रिंज है। केंद्रीय का मतलब सेंट्रल फ्रिंज, बीच में जो फ्रिंज बनती है, फ्रिंज माने पट्टियां। तो एकांतर क्रम में कुछ काली और चमकीली पट्टियां दिखाई देती हैं। काली और चमकीली पट्टियों को फ्रिंज कहा जाता है। तो बीच में आप देख रहे हैं ये जो बीच वाली पट्टी है वो कैसी है, चमकीली पट्टी दिखाई दे रही है। अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि यंग के दूसरे प्रयोग में बनने वाली फ्रिंज चमकी मध्यस्थ मध्य में बनने वाली फ्रिंज हमेशा चमकीली दिखाई क्यों देती है। उसका कारण है कि S1 से इसकी दूरी और S2 इससे दूरी, ठीक है ना। S1 जो रेखा चित्र है, स्लिट है, और S2 स्लिट है, दोनों से इसकी दूरी क्या है, समान होती है। इसलिए यहाँ पर जो केंद्रीय फ्रिंज है वो कैसी होती है, चमकीली दिखाई देती है। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन दोबारा से कर देते हैं। थ्योरी आपकी सर में PDF फाइल में आपको भेज रखा है, तो PDF फाइल में आप थ्योरी को पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यंग का दूसरे प्रयोग, ठीक है। इसमें वैज्ञानिक थॉमस यंग ने अपने प्रयोग में सूर्य के प्रकाश के स्थान पर एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का उपयोग किया, क्योंकि जिससे फ्रिंजों की संख्या पर्दे पर बढ़ाई जा सके। इसमें चित्र में 3 पर्दे हैं, P, Q, R, ठीक है ना। P पर्दा है, उसमें एक रेखा चित्र S है, इससे समान दूरी पर कुछ दूरी पर एक पर्दा है, कुछ दूरी पर पर्दा Q है, उस पर S से समान दूरी पर S1 और S2 दो रेखा चित्र हैं, दूसरे हैं, और एक तीसरा पर्दा R है जिस पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। यहाँ से थॉमस यंग ने अपने प्रयोग में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का उपयोग किया। तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को स्टार से दिखाया गया। यहाँ से ये प्रकाश किरण चलती है और ये रेखा चित्र S पर आपतित होती है, जिस पर सुरंग एवं गर्त बनते हैं, जो गोली तरंगाग्र के रूप में माध्यम में आगे बढ़ते हैं, और पर्दे Q पर S1 और S2 पर आपतित होते हैं। S1 से भी गोली तरंगाग्र के रूप में प्रकाश आगे चलता है, और पर्दे R पर एकांतर क्रम में कुछ काली और चमकीली पट्टियां दिखाई देती हैं। इन काली और चमकीली पट्टियों को अदीप्त फ्रिंज और चमकीली पट्टियों को दीप्त फ्रिंज कहा जाता है, ठीक है। ये काले बिंदु हैं, इन काले बिंदुओं को मिलाने वाले जो काले बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखाएं निष्पन्द रेखाएं कहलाती हैं, और चमकीले बिंदुओं को मिलाने वाली जो गोल गोल बिंदु हैं, इनको चमकीले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं प्रस्पंद कहलाती हैं। इस तरीके से ये निष्पन्द, प्रस्पंद और एकांतर क्रम में कुछ चमकीली और काली पट्टियां दिखाई देती है। देखिए ये ब्राइट फ्रिंज है, फिर डार्क आ गई, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है, फिर ब्राइट है। देखिए यहाँ से एकांतर क्रम में आएंगी, अगर पहले ब्राइट आ रही है तो उसके जस्ट बाद डार्क ही आएगी, और डार्क के बाद फिर ब्राइट आएगी। तो फिर इस तरीके से एकांतर क्रम में फ्रिंजें चलती हैं। और यहाँ पर जो बीच में जो फ्रिंज बनती है उसको हम कौन सी फ्रिंज कहते हैं, ये ब्राइट फ्रिंज होती है। केंद्रीय फ्रिंज हमेशा चमकीली दिखाई देती है। इसका कारण है कि पर्दे Q में S1 रेखा चित्र तथा S2 रेखा चित्र, अर्थात S1 स्लेट और S2 स्लेट से इससे ये समान दूरी पर होती है, इसलिए ये फ्रिंज जो चमकीली दिखाई देती है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, ठीक है। और सब में PDF फाइल आपको भेज रखी है ओबी सब में, तो वो क्या है उसमें आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र, ठीक है। फ्रिंज चौड़ाई, अब फ्रिंज चौड़ाई क्या होती है, देखिए यहाँ से ये पट्टी है, ठीक है, ये सब वो ये काली पट्टी है, ठीक है। ये काली पट्टी हमने इस तरीके से दिखा दी है, ये काली पट्टी है, और यहाँ से ये दूसरी पट्टी है, यहाँ पर एक काली पट्टी है, ये फ्रिंज है, ठीक है। ये एक यहाँ पर एक तीसरी काली पट्टी है, तो इसको मैंने कह दिया डार्क, इसको डार्क कह दिया, इसको डार्क कह दिया। यहाँ जो बनेगी वो ब्राइट बनेगी, ये ब्राइट, ठीक है। पहले डार्क बन गई मान लो, तो ब्राइट आएगी, फिर डार्क आएगी, फिर ब्राइट आएगी, फिर डार्क आएगी। तो यहाँ से D मींस डार्क फ्रिंज, ठीक है, और B मींस ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। अब हमें फ्रिंज चौड़ाई के सूत्र, फ्रिंज चौड़ाई का मतलब है इस डार्क से ये वाली डार्क है, और इस डार्क की जो बीच की दूरी है ये फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। ये दो क्रमागत दीप्त हो या अदीप्त फ्रिंज हो। अब दीप्त फ्रिंज आपकी ये वाली है दोनों,
तो इन दोनों के बीच की जो दूरी यहाँ पर होगी, इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ पर ये वाली, ये कौन सी है, ब्राइट है, और ये वाली कौन सी है, ब्राइट है। तो इसके बीच की दूरी हमें निकालनी है, बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आएगी और इसकी भी यही आएगी, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इसका हम प्रूफ करेंगे आगे चल के। तो ये डी इक्वल्स टू डार्क फ्रिंज और बी इक्वल्स टू ब्राइट फ्रिंज हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा दो अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी, ठीक है। मैंने कहा ये डी है, डार्क है, और ये क्या है, डार्क है, ये कौन सी डार्क है, तो डार्क ले लेंगे और ब्राइट ले लेंगे। तो दो डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी हो या ब्राइट फ्रिंजों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फ्रिंज चौड़ाई। किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर होता है। इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर हो सकता है। तो किन्हीं दो क्रमागत दीप्त अथवा दो अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी, ठीक है, फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। इसे बीटा से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक मीटर या सेंटीमीटर हो सकता है, दोनों में से कोई एक मात्रक होगा, ठीक है। अब फ्रिंज चौड़ाई के लिए हमें सूत्र निकालना है। तो समझ में आ गई होगी फ्रिंज किस तरीके से होती है। जैसे मैंने यहाँ पर ये उंगलियां हैं, अब यहाँ से टॉर्च से मैं प्रकाश डालूंगा तो इस उंगली के पीछे काला चित्र बनेगा, तो ये अदीप्त फ्रिंज हो गई। फिर यहाँ पर उंगलियों के बीच में खाली जगह है, यहाँ पर एक पट्टी दिखाई देगी आपको, तो दीप्त हो जाएगी। फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, फिर दीप्त, फिर अदीप्त, इस तरीके से पट्टियां ये बनेगी। तो इनको दीप्त और अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। जो काली पट्टी होंगी वो अदीप्त होंगी और जो चमकीली पट्टी होंगी वो दीप्त फ्रिंज कहलाती है। तो इसी तरीके से फ्रिंज चौड़ाई के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। फ्रिंज चौड़ाई के लिए हम सूत्र की स्थापना करेंगे। अब देखिए हमने पीछे यंग का दूसरा प्रयोग पढ़ाया था, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ से हम चलेंगे। तो ठीक है, देखिए एक पर्दा हम यहाँ पर लेते हैं, ये S1 रेखा छिद्र है, ठीक है, और एक यहाँ पर लेंगे हम S2 रेखा छिद्र है ये वाला, ठीक है, और एक पर्दा हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। एक यहाँ पर था, PQR 3 थे हमारे, लेकिन हमने दो पर्दे यहाँ पर लिए हैं क्योंकि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो स्मॉल d होती है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ से लंबवर्धक करते हैं इस पर्दे के ऊपर और इसका नाम देते हैं C और O, कोई नाम दे देते हैं C और O। तो ये जो दूरी होगी आपकी, यहाँ से ये दूरी होगी वो कितनी होगी, d/2। यहाँ से यहाँ तक आधी आधी दूरी हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी हो जाएगी, d/2, ठीक है। मैं एक सिंपल मेथड ले रहा हूँ, मैथमेटिकल मेथड ले रहा हूँ, इसको दो मेथड है, तो सिंपल मेथड से आपको इसको सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। एक पर्दा ये है, पर्दा, ठीक है, पर्दा A नाम दे दें और इसका पर्दे का B नाम दे दीजिए, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पर्दा A है और पर्दा B है। अब यहाँ से देखिए यहाँ एक बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर हमें पता नहीं है कौन सी फ्रिंजें बनती है, दीप्त फ्रिंज बनेगी या अदीप्त फ्रिंज बनेगी, इसका हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी दूरी हम ले लेते हैं, यहाँ से ये यहाँ पर मान लो कोई सी फ्रिंज बन रही है, हमें पता नहीं है। यहाँ से प्रकाश किरण जाएगी और फ्रिंज बना देगी। एक दूसरी प्रकाश किरण S2 से चलेगी, ये फ्रिंज इस पर बना सकती है, ठीक है, P बिंदु पर। अब यहाँ से डॉट डॉट लाइन यहाँ से और कर दीजिए, क्योंकि ये लंबवर्धक है तो यहाँ से भी ये डॉट डॉट हमने कर दिया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो ये S1C जो दूरी है ये कितनी है, d/2, और S2 दूरी कितनी हो जाएगी, d/2, क्योंकि S1 S2 के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी ली जाती है वो पर्दे से, दुसरिट पर्दा, ये कौन सा पर्दा कहलाता है, S1 S2 दुसरिट पर्दा। इससे जो पर्दा ये वाला है B पर्दा, ये भेदकर्ण प्रतिरूप का पर्दा कहलाता है। यहाँ तक के बीच की दूरी क्या होती है, कैपिटल D होती है। एक बात ध्यान रखें यहाँ पे, कैपिटल D की जो वैल्यू 0.50 मीटर हो सकती है, 0.75 मीटर हो सकती है और 1 मीटर भी हो सकती है कभी कभी न्यूमेरिकल्स में। तो ये दूरी ज्यादा होगी और स्मॉल d की दूरी कम होगी, क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं कि व्यतिकर्ण में हमेशा जो दोनों प्रकाश स्रोत हैं वो हमेशा संकीर्ण होने चाहिए, अर्थात उनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये स्थिति रहती है। अब यहाँ से देखेंगे आप,
इसकी जो दूरी है वो कितनी x है, यहाँ से दूरी कितनी है इसकी x दूरी ले ली हमने। अब यहाँ से इस पे एक लंब डाल दीजिए सीधा सीधा ये, और यहाँ से भी एक लंब डाल दीजिए ऐसे, और इसका नाम दे दीजिए m और इसका नाम दे दीजिए n, ये लंब डाल दिया। तो ये जो दूरी है p और m की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ से पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक p और o की दूरी कितनी है x, ये दूरी कितनी है s1c d/2, और हमें ये दूरी निकालनी है, तो d/2 दूरी को आप x में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, x माइनस क्या होगा d/2, ये दूरी यहाँ तक हो जाएगी, ठीक है ना। अब ये दूरी तो ये हो गई, अब हमें यहाँ n की दूरी और लेनी है, p और n की दूरी लेनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है x, और ये दूरी देखिए ON किसके बराबर है CS2 के, तो यहाँ से इसकी दूरी आप देख रहे हैं कितनी है d/2, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, तो पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी बताइए x प्लस d/2, ये दूरी पूरी यहाँ से यहाँ तक x प्लस d/2 दूरी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा दो इसमें ट्रायंगल बनेंगे और दोनों ट्रायंगलों के आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। चित्र में S1 S2 द्विस्लिट का पर्दा है, जिन S1 S2 के बीच की दूरी स्मॉल d है। द्विस्लिट पर्दे से कैपिटल D दूरी पर, द्विस्लिट पर्दा कौन सा S1 S2 वाला पर्दा है, इससे कैपिटल D दूरी पर एक बेतकर्ण परंतु पर्दा B है, जिस पर एकांतर क्रम में दीप्त अथवा अधिक फ्रिंजें बनती हैं। S1P माना के बिंदु P पर दीप्त अथवा अधिक फ्रिंजें बनती हैं। तो यहाँ से देखें P और O की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x है, और S1C की दूरी कितनी है d/2, और CS2 की दूरी कितनी है d/2, ठीक है। तो यहाँ से PM की दूरी कितनी हो जाएगी x माइनस d/2, ठीक है। और ये ON की दूरी किसके बराबर है CS2 के, ये दूरी कितनी है d/2 है, तो पूरी दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस d/2। अब हमें यहाँ से पथांतर निकालना है, तो पथांतर का मतलब है यहाँ से S1 से लंब डाल दीजिए इस पर, यहाँ पर इस तरीके से मैंने एक लंब डाल दिया, इसका नाम मैंने कोई दे दूंगा इसमें L दे दिया, तो ये जो कहलाएगा वो डेल्टा कहलाएगा। तो पथांतर कौन सा होगा S2L, ये वाला पथांतर होगा, ये वाला, ठीक है। और इस पथांतर को डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पथांतर हमें निकालना है, तो पथांतर निकालें तो डेल्टा इक्वल टू क्या होगा S2P माइनस S1P। ये पूरी दूरी कितनी है S2P, इसमें से S1P घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा S2L आ जाएगा, S2L क्या होगा डेल्टा होगा। अब हमें S2P दूरी चाहिए और S1P दूरी चाहिए, S2P दूरी में से S1P दूरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इसके आधार पर हम आगे निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर क्या होगा फर्स्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन मैंने थ्योरी का बोल ही दिया है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं PMS1, यहाँ से ले रहे हैं समकोण त्रिभुज PMS1 में, ठीक है। PMS1 यहाँ से ये वाला, अब समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, तो ये दूरी देखिए लंब है और ये क्या है आधार है, ये भुजा क्या है लंब भुजा, और ये कौन सी आधार, ठीक है। तो यहाँ से ये दूरी ले लेंगे आप S1P, ठीक है। S1P हो गई ना समकोण त्रिभुज में, ये दूरी हमें आपको निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, तो S1P का स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर प्लस क्या होगा S1M का स्क्वायर, तो S1P का स्क्वायर बराबर S1M की वैल्यू कितनी यहाँ से यहाँ तक D, तो D स्क्वायर प्लस, और ये दूरी कितनी है आपकी यहाँ से ये वाली x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से ये दूरी हो गई। अब हम दूसरा त्रिभुज आपको पहले से बता देते हैं क्योंकि डायग्राम को इरेज करना पड़ेगा। दूसरा त्रिभुज लेंगे PN और S2, ये PNS2, तो ये दूरी क्या हो जाएगी D हो जाएगी पूरी की पूरी, और ये दूरी क्या लेंगे आप x प्लस d/2, ये दूरी पूरी कितनी है x प्लस d/2 यहाँ लगी हुई है, और ये दूरी कितनी है कैपिटल D, तो इसका कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा S2P का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जैसे इसमें ले रहे हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। अब आगे
यहाँ से इसको इरेज कर दिया और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको सॉल्व कर लें फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से S1 p का स्क्वायर बराबर d स्क्वायर और ये आएगा x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से d स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये रहेगा 1 प्लस x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर हमने जबरदस्ती कॉमन ले लिया, बता देंगे कारण क्या है। S1 p का स्क्वायर, अब इसमें से स्क्वायर हटा दीजिए, तो स्क्वायर हटाने पर क्या होगा देखिए, S1 p बराबर हो जाएगा, इसमें से d रह जाएगा, ये 1 प्लस x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर कितनी रह जाएगी, पावर 1/2 ये हो जाएगी। तो यहाँ से S1 p इक्वल्स टू d तो ये हो गया। अब इसमें एक काम करें कि 1 प्लस x की पावर n, ये द्विपद प्रमेय बन रही है, तो यहाँ से द्विपद प्रमेय 11वीं क्लास में है द्विपद प्रमेय से, तो द्विपद प्रमेय का ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस x की पावर n। तो देखिए 1 प्लस x की जगह पर a और n की जगह पर y 2 है, तो ये फॉर्म इस तरीके का रूप बन रही है, मतलब फॉर्म है इस तरीके की। तो इसका हो जाएगा 1 प्लस nx ऑन फैक्टोरियल 1 n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, ठीक है, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और x क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये बनता है। लेकिन हम दो पदों तक इसको अप्लाई करेंगे। तो ये जो रूप बन रहा है ब्रैकेट वाला, वो द्विपद प्रमेय का रूप बन रहा है इस तरीके का, इस तरीके से इसको आप ओपन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से नीचे वाले टर्म को इरेज कर देते हैं, बाद में इसकी आवश्यकता रहेगी क्वेश्चन फर्स्ट में। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा S1 p इक्वल्स टू d, तो ऐसे ही रहेगा 1/2 पावर आगे आ जाएगी, तो 1/2 x माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा डी स्क्वायर, ये रह जाएगा आपका। ठीक है ना, और यहाँ पर डॉट 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 शेष पदों को छोड़ने पर, शेष पदों को छोड़ने पर, शेष पदों को छोड़ने पर इक्वेशन कौन सा हो गया सर। ठीक है, अब हम S2p निकालेंगे। मैंने कहा था पीछे आपसे कि समकोण त्रिभुज, दूसरा वाला लेंगे समकोण त्रिभुज PNS2 में, PNS2 में S2p की दूरी यही आ जाएगी, d तो d रहेगा, और 1 प्लस 1/2 x प्लस d/2 का होल स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर माइनस है और यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और इक्वेशन नंबर क्या होगा थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड ये बन जाएगा आपका, ये डी स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक है, देख लें आप, S1p की वैल्यू आएगी d ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और इक्वेशन हो गया सेकंड। यहाँ पर x माइनस d/2 की जगह पर x प्लस d/2 आएगी, क्योंकि दूरी यहाँ तक ली थी हमने पूरी दूरी डायग्राम में, तो पूरी दूरी d/2 थी, तो S2p के बराबर आ जाएगा कैपिटल D ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड। ये इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड है। अब S2p में से S1p को घटा दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ से अब सॉल्व करते हैं हम। देखिए इसको हटा दिया यहाँ से मैंने, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है देखिए, डेल्टा पथांतर, इसको कहते हैं पथांतर, बराबर S2p माइनस S1p। S2p की वैल्यू नीचे लिखी हुई है, तो डेल्टा इक्वल्स टू S2p की वैल्यू है कैपिटल D ब्रैकेट में 1 प्लस 1/2 x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आ गया, और माइनस d, ये वाला टर्म है 1 प्लस 1/2 x माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये है टर्म, ये इक्वेशन थर्ड है। थर्ड की वैल्यू मैंने पहले लिख रखी है, S2p की वैल्यू है क्योंकि, और इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको मैंने बाद में लिख रखा है क्योंकि इक्वेशन सेकंड ये किसकी वैल्यू है, S1p की वैल्यू है। तो यहाँ से आप देखें d कॉमन ले लीजिए पूरे, इसमें से यहाँ से पूरे में से दो टर्म है, इनमें से d कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रहेगा 1 प्लस 1/2 x प्लस d/2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा डी स्क्वायर, और माइनस 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 1/2 x, और ये माइनस
d/2 का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये रह जाएगा। और 1 से 1 को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। फिर डेल्टा इक्वल टू क्या रहेगा डी, और यहाँ से क्या रहेगा 1/2, और ये डी स्क्वायर यहाँ ले लीजिए, और एक्स प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 1/2 डी स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल है यहाँ पर, ठीक है, ट्रायंगल इससे रिप्रेजेंट करते हैं पदांतर को। अब यहाँ से ये देखिए 1/2 डी स्क्वायर और 1/2 डी स्क्वायर दोनों में से कौन बना सकता है, तो यहाँ से d इंटू 1/2 डी स्क्वायर, ये यहाँ पर आ गया, अंदर क्या रह गया x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर, ये रह गया। अब देखिए एक d से आप d को कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ से रह जाएगा 1/2d, ठीक है, ये रह गया। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो दोनों को इसको खोलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 एक्स और d/2, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अंदर माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, ठीक है, डी स्क्वायर बाई 4 और माइनस 2 एक्स इंटू d/2, ये बन जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर टर्म खत्म, डी स्क्वायर बाई 4 और डी स्क्वायर बाई 4 ये टर्म खत्म हो जाएंगे, और 2 से ये 2 खत्म और 2 से ये 2 खत्म, ठीक है। तो ये यहाँ से पथांतर बराबर 1/2d, ये बन गया। अंदर क्या रहा एक्स डी यहाँ पर बच गया, एक्स डी यहाँ बच गया और एक्स डी यहाँ बच गया, दोनों एक्स डी बच गए, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2xd, तो देखिए पथांतर 1/, क्या रह गया 2d, ठीक है, और ये 2xd हो जाएगा 2xd, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर जो पथांतर की वैल्यू आती है वो डेल्टा बराबर यहाँ क्या रहेगा एक्स डी, क्या रहेगा एक्स डी अपॉन क्या रहेगा कैपिटल डी, ये पथांतर आता है आपका, ठीक है ना। तो पथांतर आ गया आपका, पथांतर S2L जो था आपने दिखाया था, पथांतर आ गया एक्स स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये पथांतर का सूत्र निकलता है। इससे आगे हम, ठीक है ना, दीप तो ऐसी फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात करेंगे कि फ्रिंज चौड़ाई हमारी कितनी प्राप्त होती है।